लाशें गिराई हैं, 14 पिशाच हुई। आपके इक़्तिदार की शाम हो चुकी है और अल्लाह बेहतर जाने आपको अपना बिस्तर समेटने का भी वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। सड़कों पे निकलना होगा जी, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी निकलेंगे। हम खुद अवामी मुस्लिम लीग 13 तारीख को इhtजाज शुरू कर रही है। सब लोग निकलें। अगर चोरों, लुटेरों, डाकुओं, बेईमानों से निजात हासिल करनी है तो कोई आपको निजात नहीं दिलाएगा जब तक आप खुद सड़कों पे नहीं निकलेंगे। ये मार्च इंशाअल्लाह 7 तारीख की सुबह को पेशावर से शुरू होगी। इमरान खान साहब पेशावर ही से इसमें शिरकत करेंगे। बड़ी खुशी और मसरत और फरहत के साथ इसका ऐलान कर रहा हूँ, जॉइंट एक्शन कमेटी के क़याम के साथ आज की कौमी मुशावरती कौंसिल ने बिला इख्तिलाफ पूरे हाउस ने मुत्तफ़क़ा तौर पर ये फैसला किया है कि 6 अगस्त से जो तहरीक शुरू करने जा रही है, 6 अगस्त से एक तहरीक शुरू कर रही थी, एहतजाज होगा और एहतजाज के इख्तिताम पर थोड़ी मुद्दत का, चंद घंटों का धरना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, अगस्त का महीना एक बार फिर से मुल्क के लिए जुलूसों और एहतजाज का महीना बनने जा रहा है। एक जानिब 6 तारीख की डेट अनाउंस की है ताहिरुल कादरी साहब ने, जहां पाकिस्तान अवामी तहरीक की तहरीक कसास का आगाज़ होने जा रहा है। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक एहतसाब के लिए भी तैयारियां जारी हैं। देखना इस बार ये है कि जो मरहलावार और हर एक ने ही तकरीबन अपनी ही अलग तारीख अनाउंस की है, इससे होने क्या जाता है। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब हैं, जिनकी जमात है अवामी मुस्लिम लीग, वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हैं। ऑन दी अदर हैंड 13 तारीख का ऐलान उन्होंने भी किया है कि जब उनकी जमात जो है वो अलग से एक तहरीक शुरू करेगी। तो बहुत सारी तहरीक हमें नजर आ रही हैं इस वक्त। क्या ये किसी एक नुक्ते पर इकट्ठी हो पाएंगी और इस बार अलग अलग तारीख अनाउंस करने का मकसद क्या है? और जिस तरीके से ये क्लेम किया जा रहा है अपोजिशन की जमातों की जानिब से कि एहतसाब के लिए और जो इंसाफ मांग रहे हैं कादरी साहब, जो कसास की तहरीक चला रहे हैं, कि उस पर हुकूमत पर दबाव जो है वो डाला जा सकेगा, ये कितना मुमकिन हो पाएगा? दूसरी जानिब स्पीकर अयाज सादिक साहब कहते हैं कि 8 तारीख को उन्होंने पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया है। TORs पर तहरीक इंसाफ ने उस पर भी उस इजलास में भी शामिल होने की रजामंदी जाहिर की है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत ने रजामंदी जाहिर की है 1956 जो इंक्वायरी एक्ट है उसमें तरामीम की, और खुर्शीद शाह साहब ने उसको भी मुस्तरद कर दिया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे पे हमें तब्दील होती नज़र आ रही हैं। क्या ये 2014 की तहरीक की तरह बनकर सामने आएंगी? क्या वाकई हुकूमत को मुश्किलात में डाला जा सकेगा जिस तरीके से दावा किया जा रहा है? इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते ही अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा साहिबजादा हामिद रजा साहब मौजूद हैं, आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया। और एजाज चौधरी साहब हमें लाहौर में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। और कराची में अब से थोड़ी देर बाद हमें निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनके सेनेटर हैं, वो ज्वाइन करेंगे। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपसे कि एक तरफ करप्शन के खिलाफ तहरीक जो तहरीक एहतसाब के नाम से हमें नजर आ रही है, दूसरी जानिब इंसाफ के हसूल के लिए तहरीक कसास, इनका अंजाम क्या होगा, किस जानिब जाएंगे, उस पर तो हम बाद में आएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये मुख्तलिफ तहरीक का आगाज होने जा रहा है, ये कैसा आपको नजर आ रहा है, जो एक स्टार्ट के तौर पर जो डेट्स मुख्तलिफ अनाउंस की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि दोनों तहरीक का जो बुनियादी मकसद है
उस पे तो कोई किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि दोनों दुरुस्त हैं। कादरी साहब का देख लीजिए कि उनके लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिला, हुकूमत टाल रही है, जो FIR दर्ज कराने के लिए उनको साल लगा या इतनी मेहनत उनको करनी पड़ी, तो आगे चलने का किस्सा तो नज़र ही नहीं आ रहा। इसी तरह इमरान खान अगर आवाज़ उठा रहे हैं, PTI आवाज़ उठा रही है करप्शन के ख़िलाफ़, तो करप्शन आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। इसी की वजह से आपकी इकॉनमी उठ नहीं रही और हम कर्ज़ों की वजह से अभी अपना गुजारा चला रहे हैं। तो ये हैं तो दोनों ही तहरीकें, मैं समझता हूँ उनका जवाज़ मौजूद है और उनकी हकीकत है और उनको बहर सूरत एक इखलाकी हमायत हासिल है। लेकिन पाकिस्तान में तहरीकों के लिए दो चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ती हैं। एक तो लीडरशिप करिस्मेटिक हो जो लेके चल रही है, और उसको पॉलिटिकल रियलिटीज़ का पता हो ताकि वो अच्छी तरह होमवर्क करे। धरने के दिनों से मुझे जो नज़र आता है इन दोनों के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो कादरी साहब और इमरान खान सब करिस्मेटिक लीडर्स नहीं है आपकी नज़र? नहीं, उस तरह करिस्मेटिक जो नेशनल लेवल पे, क्योंकि इन्होंने भी देखना, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत थी, लेकिन उन्होंने अपने डिसीजंस की वजह से ही कुछ ना कुछ सेटबैक्स उनको होते रहे। अब भी ही इज ए पॉपुलर लीडर, लेकिन ये है कि मुल्कगीर हड़ताल चलाना और बात है। तो यही वजह है कि आपको लगता है कि उस लिहाज से उस अंदाज की मुनज़्ज़म तहरीक नहीं नजर आ रही है, इकट्ठे सब लोग? मुनज़्ज़म इसलिए कि ये मैंने 2 पॉइंट कहा। एक तो ये कि होमवर्क अच्छा होना चाहिए, पॉलिटिकल विजन होनी चाहिए कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को यूज़ करें, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप थोड़े बेसिक मुतालबे से चलें, और अगर आपकी तहरीक आपको कामयाबी नज़र आए उसमें, तो फिर आप अपने मुतालबात बढ़ाते जाते हैं। जब आपने पहला धरना किया तो आपने देखा कि पहला मुतालबा ही इनका था कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दें। सो आप सीढ़ी के आखिरी पायदान पे जाके पहले खड़े हो गए, उसके बाद पसपाई है, फिर आप नीचे आते गए। तो यही होमवर्क बताता है कि आपको ठीक होमवर्क नहीं था आपका। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में हुक्मरान जो है ये बड़ा ढीठ और बड़ा ही, आप यूं कह लीजिए कि चिकना घड़ा होता है, इस पर जितना मर्जी पानी पड़ जाए। जब तक पैरालाइज ना इनको किया जाए, जब तक ये हुकूमत चलाने से बिल्कुल रह न जाएं, इन पे असर कोई नहीं। अच्छा, एक मुख्तसर सा सवाल करके फिर मैं आगे बढ़ती हूँ कि पैरालाइज करने की, हुकूमत को, हुक्मरानों को पैरालाइज करने की सलाहियत इस बार तहरीके कसास में है कि तहरीके एहतसाब में? देखें, अगर ये अपना होमवर्क अच्छी तरह करके तो चलें तो फिर तो हो सकता है, लेकिन जिस तरह ये चल रहे हैं कि जी पेशावर से मार्च होगी, तो मार्च वाइज तो बेशुमार आपको पता हुई है, कोई ट्रेन मार्च होती है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, होमवर्क इजाज़ चौधरी साहब से पूछेंगे कि पीटीआई का कैसा है, लेकिन पहले मैं साहबजादा हामिद रजा साहब से एक चीज अर्ज कर दूं कि जो तहरीकें होती हैं जिसमें आप पहिया जाम करते हैं, जिसमें आप कारोबार बंद कराते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट के अपने फंक्शंस, उनके ऑफिसेज वगैरह बंद होने शुरू हो जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं जिनसे गवर्नमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। आपने सिर्फ इससे मिसाल लेनी है कि 126 दिन का धरना, लोग तबाह हो गए वहाँ पे गर्मी और सर्दी और बारिशों में, और हुकूमत पे कोई असर नहीं हुआ, हुकूमत पे कोई असर नहीं हुआ। तो उस तरह से अगर आप उसको नाकाम कह लें या जो आप चाह रहे थे वो हासिल नहीं हुआ, तो वो भी गलत नहीं होगा। हामिद रजा साहब, आप तहरीके कसास में जिस तरीके से कादरी साहब का साथ दे रहे हैं, एक चीज़ जो हमने देखी कि जी उसमें बहुत सारी कादरी साहब के साथ पार्टीज़, आपकी जमात थी, हमें मुस्लिम लीग कायदे आज़म नज़र आई, हमें पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी बात नज़र आई, जमात इस्लामी नज़र आई, पाक सरजमीन भी वहाँ पर मौजूद थी। वो तमाम पार्टीज़ जो कि उस तरीके से इमरान खान की तहरीक में उनका साथ नहीं दे रही हैं, तो आपको लगता है कि ये जो तहरीक है ये ज़्यादा ज़ोरावर हो सकती है और इसमें ज़्यादा दमखम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस हवाला से जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हम रिज़ल्ट ले पाते हैं या नहीं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, अगर आपसे किसी तहरीक के दौरान, किसी एजिटेशन के दौरान कोई गलती हुई हो तो उसे एडमिट कर लेना चाहिए। जिस वक्त 2014 के अंदर हम पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ, डॉक्टर तालुक कादरी के साथ, हम 3 पार्टीज़ जो हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, और फिर ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम चले तो हमने वो तरीका इख्तियार किया जो शायद दुनिया के मॉडर्न या सिविलाइज्ड कंट्रीज़ के अंदर होता है कि आप अपने मुतालबात को लेके एक जगह पर जाते हैं, वहाँ पर आप बैठते हैं, आप मुल्क का पहिया जाम नहीं करते, आप पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक्स बंद नहीं करते, आप मोटरवेज़ के या जो मेन हाईवेज़ हैं उनके एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट बंद नहीं करते। तो हमने सोचा, हमारा गुमान ये था उस वक़्त भी कि शायद पाकिस्तान के अंदर एक चेंज आ जाए और एक सिविलाइज्ड जो आपको डेमोस्ट्रेशन है उसका एक प्रेसिडेंट सेट हो पाकिस्तान में, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं निकल सके, मानता हूँ मैं। इस मरतबा चूँकि 2 साल गुजर चुके,
उस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो साथी हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि जी मामले को अदालत में जाना चाहिए, इंसाफ मिलेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन आप देखिए 2 साल गुजरने के बावजूद जस्टिस बाकर नजफी साहब की रिपोर्ट लीक हो गई, मंजर आम पर नहीं आई ऑफिशियली। उसके मुहर्रिकात जानने की ज़रूरत है। और फिर ये है कि केस में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वो जो 14 अफराद शहीद हुए लाहौर के अंदर, हमारी बहनें थीं, माएँ थीं, भाई थे, बेटे बुजुर्ग थे, वो शहीद हुए। और फिर जो इस्लामाबाद में या पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ में शहीद हुए, उस हवाले से किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ सका। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मरतबा लोगों के जज्बात में शिद्दत ज़्यादा है और इस मरतबा शायद स्ट्रेटजी भी चेंज होगी। तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो पाएगी, जैसे आपने खुद ही कहा कि असल मकसद नतीजा हासिल करना है। इस मरतबा जो बिगिनिंग है वो इस तरीके से होगी कि वी आर नॉट कमिंग टू इस्लामाबाद स्ट्रेट अवे। 6 तारीख को लाहौर में होगा, फैसलाबाद में होगा, गुजरांवाला में होगा, सिंध के कुछ शहरों के अंदर होगा, कराची में होगा। ये इसका पहला फेज़ होगा। फिर सिर्फ 6-8-10 दिन का गैप डाल के 16 तारीख को होगा, फिर 24 तारीख को होगा। यानी आप उस एजिटेशन को अब सिर्फ एक पॉइंट तक नहीं रखेंगे कि इवन अगर आप लाहौर से निकल रहे हैं, आप मॉडल टाउन से निकलते हैं और आप सीधा जीटी रोड से इस्लामाबाद पहुंच के बैठ जाते हैं, यहाँ पर जब आप बैठ जाते हैं तो ये सिविलाइज्ड या ये वो हुक्मरान नहीं है जो अखलाकियात या मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हों। ठीक है, जिस तरह आपने भी कहा, मैं यही चीज़ आगे बढ़ाते हुए जनरल साहब ने यहाँ बात की, एजाज चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि हमारे जो हुक्मरान होते हैं ना वो बड़े ढीठ होते हैं और इन पर असर नहीं होता इस तरीके से एहतजाजों का। तो 126 दिन का जो धरना था यहाँ इस्लामाबाद में, और जब लोग कहते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और इतनी बड़ी तहरीक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चल रही है, धरने हैं, लोग जो है यहाँ पर रोज आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सका हुक्मरानों का। तो अभी ये जो तहरीक जिसका आगाज होने जा रहा है, जिस पर जनरल साहब को लगता है कि उतना होमवर्क भी नहीं है जैसे होना चाहिए था, तो इससे क्या आप हासिल कर लेंगे? बहुत शुक्रिया सादिया, बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ों का अहाता कर लूं। जी। पहली बात तो ये कि मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक 2014 में जो भी जद्दोजहद थी वो नतीजा खेज़ थी और उसके फ़वायद हुए, इल्ला ये कि हुकूमत हटा दी जाती। उस 126 दिन के धरने से पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा ये हुआ कि लोगों को अपने वोट के तक़द्दुस का पता चला और ये मालूम हुआ कि हम क्यों गरीब हैं, हम क्यों जहालत में हैं, क्यों हम तालीम नहीं हासिल कर सके, क्यों यहाँ पर हर वक्त लोड शेडिंग रहती है, क्यों हर वक्त यहाँ पर यानी हम मुख्तलिफ मसाइब और मुसीबतों में रहते हैं। तो हमने ये बताया कि ना लोगों के पास रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना इलाज है, ना बिजली है, ना पानी है, उनके पास सिर्फ वोट है। वो अपने वोट की ताकत से हुकूमत को तब्दील कर सकते हैं। इसलिए एक कैंपेन तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे थी। दूसरा, जुडिशल कमीशन बना, लोगों की नज़र में वो आप समझ रहे हैं कि वो कह रहे थे ये नाकाम है। मैं ये समझता हूँ कि 42 पॉइंट जुडिशल कमीशन ने लाकर इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए कि आपकी ना तो कैपेसिटी है, ना आपका कनेक्शन है नीचे तक, ना आपको इलेक्शन कंडक्ट करने का पता है। और वहाँ पर यह बता दिया गया कि 3.5 करोड़ वोट ऐसे हैं जिनकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। असल में इतनी अहम बातें उसके नतीजे में मंजर आम पे आ गई थी। और दूसरी तरफ डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को एक बड़ी मुहिम चलाना पड़ी। ये तो हर यानी अक्ल के सोचने की बात है कि एक शख्स को, एक पार्टी को बरसा बरस और इतनी लंबी तहरीक चलाना पड़ी कि वो अपने मकतूलीन की FIR दर्ज करा सके। तो ये तो मैं नहीं समझता उनकी नाकामी है, ये तो सोसाइटी की नाकामी है ना, ये वो काम। ठीक है, बट सवाल ये, जिस तरह से आपने खुद कहा कि एक चीज पे आई टोटली एग्री कि लोगों को वोट के तकद्दुस का पता चला, बट अगर यही तहरीक जो है वो फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए होती और बहुत पहले शुरू कर दी जाती तो शायद इसके ज्यादा दूरस्थ नताइज हो सकते थे। अब 2018 का इलेक्शन तकरीबन 1 साल ही रह गया है और PTI जो है और हर सियासी जमात जो है वो अब उसकी तैयारी में लग जाएगी और हुकूमत ने अगले साल 5वां बजट पेश कर दिया तो वो किसी भी टाइम स्नैप इलेक्शन, किसी भी टाइम इलेक्शन कॉल कर सकती है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, वो जो इसके नतीजे में पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स भी हुए हैं वो भी कम नहीं है, वो भी हुए हैं इसके नतीजे में, बल्कि मैं मेंशन करना शायद भूल गया था। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, 40 बरस हो गए हैं। एक बात जान लें, जो सच और हक होता है ना, उसके लिए एक आदमी भी बोलता रहे ना, वो काफ़ी होता है और वही काफ़ी होता है। असल में तो ये हम चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं। आप मुझे बताइए,
हम तहरीके एहतसाब में जा रहे हैं, और तहरीके एहतसाब का आप समझें कि ये हुकूमत को उठा के कहीं दूर फेंक देंगे। हम एक पुरअमन रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, हम एक जमहूरी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, हम एक आइनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। हम कोई तसादुम नहीं करने के लिए जा रहे हैं, ना सड़कें अभी बंद करने का प्रोग्राम है, ना हड़तालें करवाने का प्रोग्राम है। हम ये बताना चाहते हैं पाकिस्तानियों को कि जनाब हुक्मरान और रूलिंग एलीट अमीर से अमीर तर हो गई है चोरी करके, और हम गरीब रह गए हैं, हम भूखे रह गए हैं। 75% लोग सिंध के अंदर खते गुर्बत मैं इस पे जरा दोबारा भी आऊंगी, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा ना हो कि फिर इस तहरीक का खुमियाजा अगले इंतखाबात में पीटीआई को खुद ही भुगतना पड़े। मैं जरा निहाल हाशमी साहब की जानिब से जाने की इजाजत चाहूंगी, उनसे भी पूछते हैं कि फिर जब ये दो तहरीक और अब मुल्क तहरीक, मैं समझा सकूंगा। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, मैं बिल्कुल आऊंगी और इसी नुक्ते पे आपसे मजीद बात भी करूंगी, बट मैं निहाल हाशमी साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाह रही हूँ और उनसे जानना चाहती हूँ कि ये जो फिर दो तहरीक और मुल्क गिर तहरीक का आगाज होने जा रहा है, हुकूमत को उससे क्या परेशानी लायक है? क्योंकि कल ही मैं देख रही थी स्पीकर साहब का जो बयान आया और वो ये कहते हैं कि 2014 की तरह ये भी नाकाम हो जाएंगे। तो वाकई किसी दबाव में नहीं है हुकूमत, निहाल हाशमी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तज्जियाकारों को, कुछ एंकर्स को और कुछ और लोगों को परेशानी होगी जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई है। हाँ, जहाँ तक अपोजिशन है उनका हक है कि वो आए, एहतजाज करें। इसी को कहते हैं अपोजिशन, इसी को कहते हैं अपोजिशन, कि वो आए और हमारी इस्लाह करे। अगर हम राह से भटक गए तो वो हमें सिरात मुस्तकीम पे चलाए, मगर तहरीक इंतशार ना हो। तहरीक इंतशार से आम आदमी सफ़र करता है। मेरे अभी मोहतरम कह रहे थे चौधरी साहब के लोगों को हमने बताया शऊर, ठीक बताया आपने कि इंतखाब और वोट देने का, लोगों को शऊर आया। कश्मीर देख लें आप, लोगों को शऊर आया, लोकल बॉडीज के इलेक्शन के नतायज देख लें कि लोगों को शऊर आ गया कि हाँ, नवाज शरीफ की हुकूमत जो है रिलीफ दे रही है। आज स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पे है, आज महंगाई कंट्रोल्ड है, आज चोरी डाका कंट्रोल्ड है, आज दहशत गर्दी कंट्रोल हो चुका है, आज लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, आज सड़कें बन रही हैं, आज बिजली के कारखाने लग रहे हैं, आज मोटरवे और मेट्रो और ऑरेंज लाइन चल रही है, आज कॉलेज अस्पताल बेहतर अंदाज में चल रहे हैं, आज गुड गवर्नेंस है, आज हाजियों का पैसा नहीं खाया जाता, आज NICL स्कैम नहीं है, आज OGDCL नहीं है, आज रेंटल पावर स्कैम नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इनका हक है, ये जरूर चलाएं, मगर ये धरने का मौसम, एक आदमी विलायत से आ जाए कैनेडियन पासपोर्ट लेके बड़ी तैयारी के साथ निहाल हाशमी साहब आए, बड़ी लंबी हासिल है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, पार्लियामानी सियासत करते हैं, जो काम पहले होते थे हासिल नहीं है कि जो बैरूनी एजेंट आए पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक चलाएं, उनको कोई हासिल नहीं है। अच्छा चलें, बैरूनी एजेंट पे भी आते हैं, लेकिन ये जो बात इन्होंने कर दी, एक बात सिर्फ मैं सबसे पहले अर्ज कर दूं, जो लोग 1999 के बाद सेल्फ एग्जाइल के अंदर सऊदी अरब और इंग्लैंड के अंदर चले गए थे, तो वो भी गैर मुल्की ही थे या वो भी बैरूनी एजेंट ही थे, फिर जिन्होंने पाकिस्तान में आके दोबारा गवर्नमेंट बनाई। तो मेरा नहीं ख्याल कि देखें, आपका कानून और आपका आइन जब एक चीज़ की इजाज़त देता है कि आप ड्यूअल नेशनलिटी रख सकते हैं, तो फिर इस किस्म की बिलो द बेल्ट हमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते सरकार, इलेक्शन में नहीं लड़ सकते सियासी अमल में। सर, मेरी ड्यूअल नेशनलिटी नहीं है, इंशाल्लाह मैं उसके बगैर ही लड़ूंगा इंशाल्लाह। इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज जनाब, आप शौक से आए, शौक से रही थी कि जैसे एजाज चौधरी साहब ने बात की कि तहरीक से क्या क्या हासिल हुआ, चलें वो अपनी जगह पर। निहाल हाशमी साहब ने आपको एक लंबी लिस्ट गिनवा दी, जो कि शायद वो लिस्ट है जो PMLN अपनी इलेक्शन कैंपेन में लोगों को कन्विंस करने के लिए इस्तेमाल करने जा रही है। ऑन दी अदर हैंड सवाल वही है कि फिर PTI जो है वो किन चीज़ों के साथ जाएगी? जिस सूबे में हुकूमत मिली KPK के अंदर, आपको लगता है वो 3 साल के बाद फिर से इमरान खान साहब रिफॉर्म्स लाने की जो बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक फर्क आ रहा है, एक तजाद आपको नजर आ रहा है इस टाइम पे तहरीक शुरू करने के हवाले से? देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जो डिमांड है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, उससे इनकार नहीं कर रहे, ठीक है, उससे इनकार नहीं कर रहे। और ये भी मौजूद है कि एक प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके ऊपर एक इल्जाम आया जो बाहर से आया, हमने नहीं लगाया। अब ये उनकी अखलाकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने आप को क्लियर करते उस पर। फिर ये भी बात वाज़ेह है कि एक प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके बड़े वाज़ेह और बड़े मैसिव एसेट्स हैं, वो बाहर पड़े हुए हैं, जो इस मुल्क से कमाया गया है और लेके बाहर चले गए हैं।
सो एक मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती हुई पड़ी है, जहां हम कर्जे ले लेके गुजारा कर रहे हैं, वहां आप ही के लोगों का पैसा बाहर पड़ा, खासतौर पे हुक्मरान का। अब ये तो वो चीजें हैं जो पीटीआई जिनकी बात करती है, बिल्कुल, लेकिन असल चीज सारा किस्सा जो सोचने की बात यह है, अगर जैसे अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे कि हमें ये अचीवमेंट्स हुई जो कि नहीं हुई मेरे ख्याल के मुताबिक, अब इस सारी तहरीक का अगर एक नतीजा निकले कि प्राइम मिनिस्टर का ये एहतसाब कर सकें जिस तरह के होना चाहिए, तो फिर तो मैं समझूंगा कि तहरीक नतीजा खेज हुई, ठीक है, कामयाब हो गई। अगर ये नहीं होता तो बाकी तो इंतशार रह जाएगा ना, क्योंकि आपने सड़कों पे धक्के खाए एंड देन यू सी के उस इंतशार का फिर नुकसान पीटीआई को होगा इलेक्शन के अंदर। आप अचीवमेंट अगर अपनी बैग में कोई रखते नहीं हैं और आप जाके आवाम को बता नहीं सकते कि हमने करके क्या दिया है, तो वो आपको फिर उसका मिलेगा कुछ नहीं रिटर्न में। रिटर्न अब एक ही है, जो इनकी स्टेक सबसे बड़ी जो लग गई है वो यही है कि आर या पार वाली बात है, या तो ये प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब करा लें, ठीक है, तो बात खत्म हो गई, ये बिल्कुल ये दिल कम ऑन टॉप, ठीक है। और अगर ये नहीं करा सकते और बाकी ये शऊर की बात करते हैं, तो शऊर मैंने आपको बताया है कि किसी ने, मैंने वीडियो देखी है जिसमें कहता है कि जी आपने वोट किसको दिया, उन्होंने कहा नवाज शरीफ को, कल किसको देंगे, नवाज शरीफ को। उन्होंने कहा अच्छा जी करप्शन का मगरमच्छ कौन है, वो सोच के कहता है जी नवाज शरीफ तो आपका ही सुनते हैं कि वो मगरमच्छ है, लेकिन वोट भी उधर ही देना है। तो अगर यही शऊर आपने पैदा किया तो फिर तो कुछ भी हासिल ना हुआ, ना कौम को ना कुछ को। लेकिन ये ज़हन में रखें, इतने प्रेशर के बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने अपना एहतसाब नहीं कराया, और ये अपनी सड़कों पे फिर करा के अगर ये समझते हैं कि वो करा लेंगे तो नहीं करा। धरना हुआ और एक बड़े पैमाने पर तहरीक और धरने और एहतजाज हमें इस्लामाबाद में नजर आया, डी चौक में। जब उससे कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या हो जाएगा, सवाल वही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जनरल साहब, ये होमवर्क जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का किसी तहरीक को चलाने के लिए, एहतजाज के लिए होना चाहिए, उसके हवाले से बात कर रहे थे, जो कि उन्हें लैक करता इस वक्त दिखाई दे रहा है। हामिद रज़ा साहब, इस तहरीक कसास के कितने चांसेस हैं कि ये भी फिर तहरीक एहतसाब के साथ जाके शामिल हो सकती है, वो 2014 के सियासी कज़न्स को सामने रखते हुए? और फिर जिस तरीके से इन्होंने होमवर्क की बात की, तो लोग फिर कादरी साहब की जमात के हवाले से भी होमवर्क जानना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक ख्याल है कि शायद इस बार भी कोई प्लानिंग के साथ बाहर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जब पहली बरसी थी उन शहदा की, तब तो कोई ऐसी तहरीक नज़र नहीं आई हमें कादरी साहब की जानिब से। देखें, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे काबिल एहतराम ने हाल हाशमी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आपने लिख ली सारी, मैं चंद चीज़ें बैठे बैठे मेरे जहन में आई। पंजाब के अंदर इस वक्त सिर्फ लाहौर में 650 से ज़्यादा बच्चा अगवा है। आई डोंट नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। जनूबी पंजाब दहशत गर्दी का मरकज़ अभी तक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ। आई डोंट नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। सालिया मॉडल टाउन 2 साल गुजर गए, किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं मिला। आई डोंट नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। पंजाब की हिस्ट्री में बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। स्ट्रीट क्राइम इज़ ऑन इट्स मैक्सिमम राइट नाउ। Who is responsible? I don't know. Panama leaks, who is responsible? I don't know. PIA, PTCL का आज आपके सामने स्कैंडल आ गया प्राइवेटाइजेशन का, जो हमने वो प्रॉपर्टीज़ उनके नाम पे लगवानी थी, वो इत्तेसाल के नाम पे वो भी लगवा दी। फिर लोकल बॉडी सेटअप का आप देखिए, अरबों रुपया पंजाब गवर्नमेंट का और हमारी गवर्नमेंट्स का वो लगाया गया इलेक्शन कमीशन के ज़रिए लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए। अभी तक उस सेटअप को मुकम्मल नहीं किया गया। कभी उसके अंदर कोई तरमीम कर दी जाती है, कभी कोई तरमीम कर दी जाती है। 1 साल गुजर गया। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आई डोंट नो। कार्डियोलॉजी सेंटर वजीराबाद आपके सामने बना पड़ा अरबों रुपया, वहाँ पे चूंकि गरीब आदमी ने जाना, फटी शायद उसके ऊपर परवेज़ लाई के लगी है, तो नो प्रॉब्लम। पंजाब के अंदर जो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हुआ था, वो पेट्रोलिंग चेक पोस्ट और 1122 की फैसिलिटीज़ थी। आप इस वक्त मेरे साथ बाहर निकलें, मैं आपको 1122 की गाड़ियों की सिचुएशन दिखाऊँ कि उनका स्टाफ रो रहा है, लेकिन उनको वो गाड़ियाँ अपग्रेड नहीं की जा रही, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही। परवेज़ लाई ने स्टार्ट की थी। ज़री शोबा इस वक्त आपके वर्स्ट सिचुएशन पे है। मैं खुद ज़मींदार हूँ, पानी की पोजीशन मुझसे पूछिए क्या है, और जब ट्यूबवेल चला के उतनी फसल की कीमत नहीं आती, मूंजी की, कनक की वो कीमत नहीं निकलती कमाद की कि हम जाके तो वो वहाँ से पे कर सकें। बिजली का बिल उससे ज़्यादा है। बिजली की लोड शेडिंग आपके सामने है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, सिटी ऑफ इंडस्ट्री से, वहाँ से उठ के बांग्लादेश में चली गई। गैस बहरान का कोई हल नहीं हो सका।
ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, आखिरी ठीक है, चीज करने लगा हूं, सिर्फ वही आखिरी बात है। चीज, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, और पूरी दुनिया ने ईरान के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड की। चाइनीज प्रेसिडेंट 200 इन्वेस्टर्स का डेलीगेशन लेके ईरान गया, ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया, मुझे इस दौरे की आउटकम बताइए क्या, बल्कि आउटकम की बजाय हमारे ताल्लुकात वर्स्ट हो गए। बात है फिर जनरल साहब ने जो बात की, सवाल फिर मेरा वही आ जाएगा कि ये लिस्ट, तैयारी में बताने लगा हूं ये आपको। वाली लिस्ट जो है ये कहाँ जाती है? वो जो अवाम के शऊर की बात आती है या वोट डालने की बात आती है कि वो इन्होंने मिसाल दी ना कि वो बंदे से पूछा कि करप्ट कौन है, नवाज शरीफ, वोट किसको दोगे? नवाज शरीफ। तो ये शऊर का हाल है। फिर वो लिस्ट लोग देखते हैं जो निहाल हाशमी साहब बता रहे हैं। जिस वक्त आप कितनी तवील अरसा आपकी जहनियत गुलामी की रही हो, तो 24 घंटे के अंदर या 2 साल के अंदर वो रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आती। देयर इज ऑलवेज अ बिगिनिंग। और आपने देखा है कि पहले कभी भी वो ओपनली पॉलिटिशियंस को डिस्कस नहीं किया गया, उनकी पॉलिसीज़ को डिस्कस नहीं किया गया, पाकिस्तान में करप्शन कभी डिस्कस नहीं हुई। ये है इब्तदाई मरहला शऊर का। अब लोग जिस निज़ाम में जकड़े हुए हैं, देखें आपने, आपका जो गवर्नमेंट का निज़ाम है, कश्मीर के इलेक्शंस में वहाँ पे था, निहाल हाशमी साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ पे जीत हो गई। मैं निहाल हाशमी साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ उन्हें कि इलेक्शन नाइट पे एक एक कैंडिडेट ने 10-10 करोड़ रुपया, जो कि कश्मीर कौंसिल का फंड था जो उनको दिया गया, उन्होंने 10-10 करोड़ रुपया बस्तियों में, टाउन में, उन्होंने यूनियन काउंसिल्स में लोगों में तकसीम किया। रातों रात लोगों की वफादारियां तब्दील की गई। फिर एक इंतज़ामी मशीनरी है। आप देखें फैसलाबाद के अंदर अगर एक इंतज़ामी मशीनरी मौजूद है, कमिश्नर है, DCO है, CPO है, तमाम अफसरान मौजूद हैं, तो इलेक्शन से पहले इन अफसरान को अपनी मर्जी का लाया जाता है, जिस तरह नजम शेट्टी के दौर में लाएगा। और ये मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, ये फिर उन तमाम यूनियन काउंसिल के नाज़मीन को, उन चेयरमैनों को बुला के ये कहते हैं कि आपको इस पार्टी के लिए वोट देना है, वगरना आपको फंड नहीं मिलेंगे, वगरना आपके मामलात हल नहीं होंगे, वगरना आपको ऐवान के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा, वगरना आपकी गलियां नहीं बनेंगी, वगरना आपकी सड़कें नहीं बनेंगी। इसका मतलब फिर वही हो काम गया। चाहिए। ठीक है, फिर मैं एजाज चौधरी साहब, ये जो निज़ाम की बात है कि जिसमें लोग जकड़े हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ हामिद रजा साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हालात, और PTI और आपके मुंह से भी मैंने तमाम चीज़ें बारहा सुनी हैं, तो अगर हालात वाकई इतने बुरे हैं तो फिर ये तो बात तय हो गई कि PMLN जो है वो ना सिर्फ इलेक्शन लड़ने की माहिर है, बल्कि उन्हें फिर जीतने का आर्ट भी आता है, चाहे वो जिस भी तरीके से आता है। तो फिर अवाम इस निज़ाम से इतनी जल्दी निकलते तो नहीं नजर आ रहे हमें, एटलीस्ट नॉट इन द रीसेंट फ्यूचर। मेरा ख्याल है कि एक लिस्ट निहाल हाशमी साहब ने पेश की थी और एक लिस्ट जो है वो साहबजादा साहब ने दे दी है। अब आप कंपैरिजन तो इसी का कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की असल सूरत हाल क्या है। यानी 3.5 साल के अंदर आटे की कीमत दुगनी हो गई है, हैं जी, और बिजली की कीमत दुगनी हो गई है, पेट्रोल की कीमत 1/3 रह गई है। उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर क्या हाल है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिएगा, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर ज़रा सूरत हाल आपके सामने वो है जो अवाम के इनके बारे में ख्यालात हैं। ये बाई इलेक्शन, ये कश्मीर का इलेक्शन बिलाशुबा जीत गए हैं वो, और कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर कि मरकज़ के अंदर हुकूमत जो बैठी हुई हो वो कश्मीर में हार जाए। आपको याद होगा कि जरदारी साहब बैठे थे तो पीपल्स पार्टी जीत गई थी। इसलिए ये असरात, इन चीज़ों को आप मत देखें, असल हकीकत की तरफ अगर आप वापस आएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या पाकिस्तान के बुरे हालात में इनके हुक्मरानों की करप्शन का दखल नहीं है। मैं सीधा सा सवाल है, यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई है, उसने कंक्लूड क्या किया है? उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी भी ख़राब हो जाती है जहाँ के हुक्मरान करप्ट हों, और वहाँ पर अवाम की हालत भी बदतर हो जाती है। और यही असल में यहाँ पर लोगों को बताने की बात ही यही है कि जो आज हम गुर्बत में और जहालत में और बीमारी के साथ लाहौर के PIC में एक बेड के ऊपर 3 मरीज होते हैं एक वक्त के अंदर, ये इस वक्त क्यों ऐसे हमारे हालात हैं? उसका सबब यह है कि ये शो के लिए यानी 200 अरब रुपए से भी ज़्यादा की ट्रेन चलाएंगे, 100 अरब रुपए की बस चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक हस्पताल नहीं बनाएंगे। यहाँ पर 5000 स्कूल पंजाब के अंदर वो यानी एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले कर देंगे और फलाई रियासत के कायदे आज़म के तस्वुर को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, लेकिन ना स्कूल होगा ना हस्पताल होगा। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि 15 लाख नौजवान पिछले 3.5 साल के अंदर बेरोज़गार हुए हैं। चुनाचे आप मुल्क का निज़ाम आज़ाद कर दें, लोगों को अपनी मर्ज़ी से वोट डालने का मौका दे दें, और आप देखेंगे कि नताइज क्या होंगे। लोगों के सामने असल हकीकत वाज़े होनी चाहिए। मैं इस बात से जनरल साहब की इत्तफाक करता हूँ,
हमें लर्न करना है जो कुछ पिछली तहरीक के अंदर हुआ, मुझे भी और बाकी पार्टियों को भी। इस दफ़ा की सूरत हाल, कोई भी पार्लियामेंट में जो जॉइंट अपोजिशन है अपने इस एजेंडे से पीछे नहीं हट सकती कि नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल में अपना एहतसाब करना है। वो तो 3 मरतबा कह चुके हैं, लेकिन ये मुस्लिम लीग और मेंबरान असेंबली प्राइम मिनिस्टर के एहतसाब पर जाके खत्म होती है तो आप लोगों की कामयाबी होगी, उसके बगैर अगर खत्म हो जाती है तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए ना, मैं कहता हूं, मैं ये आपसे अर्ज करता हूं, ये पूरी कौम की कामयाबी है, ये तहरीक इंसाफ की कामयाबी नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया के अंदर आपकी जगहंसाई हो, पाकिस्तान का नाम इस तरह उछले कि जनाब उसकी पूरी ख़ानदान जो है हुक्मरानों का, वो इस तरह पैसे को यानी साइफन करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके छुपा के वहाँ पे ले गया है। सियासत तो करते हैं पाकिस्तान में, और कारोबारी सल्तनतें या दुबई में है या लंदन में है या और दुनिया के दूसरे ममालिक में है। और एक बात मैं कह दूँ, कोई ऐसी बात तहरीक इंसाफ के पेश नज़र नहीं है कि सिर्फ नवाज शरीफ हो, वो सब लोग कि जो पाकिस्तान का माल चोरी करके नाजायज तरीके से बाहर लेकर चले गए, सबके ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए। यही हमारा हदफ है। इत्तेफाक नहीं करें क्योंकि एक जो मोमेंटम आप लोगों की तरफ से बनाने की कोशिश की गई वो यही था कि जी प्राइम मिनिस्टर का, उनकी फैमिली का नाम है तो तरीकाकार यही होना चाहिए कि आपका मिशन होना चाहिए कि आपने आज सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का करना है, क्योंकि बाकियों का एहतसाब इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर को क्लियर कर लेंगे कि वो, और हम चाहते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर करप्शन से पाक हो, और अगर ये चीज वाज़ेह हो जाए तो उसके पास मॉरल अथॉरिटी होगी कि वो सबको पकड़ सके। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। होता तो आप कहते हैं कि फिर वो नाकाम हो जाएगी। ये नहीं है कि चौधरी निसार साहब रोज फाइलें दिखाएं कि खुर्शीद शाह साहब आपके भी केसेस हैं, फलां साहब आपका भी ये है, भाई तो आप बैठे किस लिए हैं? सो ये चीज जो है ये हमें इस लाइन पे एक्शन। अच्छा, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो निहाल हाशमी साहब से भी जानेंगे जो कि 1956 इंक्वायरी एक्ट में तरमीम, जो मुजव्वज़ा तरमीम की बात की गई कि हुकूमत उस पर रजामंद है, और खुर्शीद शाह साहब का बयान हमारे सामने आया जिस तरीके से उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है। तो फिर क्या ऑप्शन है हुकूमत के पास? 8 तारीख को स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी जो TORs पर बनाई गई उसका दोबारा से हम मीटिंग करेंगे, मुशावरत होगी, उसमें क्या निकल सकता है, क्या नतीजा खेज साबित हो सकती है, इस पे भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। निहाल हाशमी साहब ये बताइएगा कि जो स्पीकर साहब ने कहा कि दोबारा से पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा TORs पर, और उनकी बात भी हुई इस हवाले से, खुर्शीद शाह साहब भी 1956 का जो इंक्वायरी एक्ट में तरमीम है उसको तो मुस्तरद करते हैं, लेकिन यहाँ पर सियासी जमातें जो हैं लगता ऐसे है कि थोड़ा रजामंदी जाहिर कर रही हैं। PTI की जानिब से भी कहा गया और एतजाज साहब ने भी कहा कि मुशावरत से बताएंगे, तो लगता है कि इसमें हल निकल आएगा, मामला हल हो जाएगा। जी सादिया, देखिए मैं मेरे भाई हामिद रजा के गोशुगुजार करना चाहता हूँ आपके जवाब से पहले कि बड़े अच्छी बात इन्होंने की कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज उठ के बांग्लादेश चली गई, तो शायद इनको अदवार नहीं मालूम था, ये मुशर्रफ के अदवार में गई थी और पीपल्स पार्टी के अदवार में, हमारे अदवार में। फिर मेरे भाई ने कहा PIA ख़राब हो गया, फलानी चीज़ भी। तो पहले तो PIA के पास जहाज़ नहीं थे हामिद भाई, आज 40 जहाज़ है, आज PIA टाइम से फ्लाई कर रही है, आज रेलवे टाइम से पहुँच रही है, आज डीजल का भी पैसा आपके रेलवे के पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही है, और आज पूरी दुनिया की जो रेटिंग कंपनीज़ है और जो इदारे हैं वो आपके मुल्क को दुनिया की 10वीं बड़ी मईशतों में से एक शामिल कर रही है। और हम ये नहीं कहते कि हम फरिश्तों की जमात है, कमी बेशी होती है, मगर एक बात आपको कहना चाहता हूँ मैं कि आप ज़रूर करें जद्दोजहद, आपका हक़ है, मगर उन एजेंडों पे ना करें जो आपके मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट लेके बैरून मुल्क से आए, किसी के आलाकार ना बने। आपका बुनियादी हक़, आप एक सियासी खानवादे के बेटे हैं, आपको हक़ है करने का। हाँ, अब जो आपने सवाल पूछा मोहतरम खुर्शीद शाह साहब के हवाले से,
तो देखिए, ये सियासतदान एक चीज को रिव्यू करते हैं, पहली स्टेज पे शायद वो उसे मुकम्मल तौर पे नहीं देखा हो, फिर वो रिव्यू करेंगे। जो बाकी दीगर जमात है, पीटीआई है या दीगर है, उनके समझ में आ रहा है कि आफ्टर ऑल आखिरकार ना मैं जज हूं सादिया, ना आप जज हैं, और जो बातें अमजद शोएब साहब ने की, बेशतर बातें उनकी बड़ी ठीक और बड़ी खरी थी। किस हवाले से कि हम सब चीज को स्टेक पे ले जाते हैं, हम होमवर्क नहीं करते हैं। इसमें भी हमें टीओआर में भी होमवर्क करना है। हमें एटलीस्ट, हम जज नहीं है, हम प्रोसिक्यूटर नहीं है, हम एक फ्रेमवर्क देते हैं, उसके बाद वो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो किसी एक कमीशन बनाते हैं या खुद उसको बैठ कर उसकी जांच पड़ताल करते हैं। आपको बना दे उसका प्रोसिक्यूटर, मुझे बना दे शोएब साहब को, तो कम से कम एक कमीशन, एक रूल की बात करती है, जलसों की बात करती है तो सुनती है, पहले नहीं सुनती। टीओआर के मामले पे बॉयकॉट कर दिया सियासी जमातों ने, ऑपोजिशन की कि जी जाने का फायदा ही नहीं है। अब शायद एहतजाज की कॉल दी गई है, तो दोबारा से आप कह रहे हैं कि मीटिंग होनी चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम खुद संजीदगी से चाहते हैं। देखिए, डॉक्टर जो कराची में इनके पकड़े गए हैं, उनसे लेके बेशुमार हमने और केसेस पकड़े हैं, जिसमें फिशरीज की बात है, जिसमें बैंकों की बात है, जिसमें हाजियों का है, जिसमें काजमी साहब को सजा हुई, बेशुमार लोगों को अब भी हम पकड़ रहे हैं, ऑन बोर्ड ले रहे हैं, और हम इंशाल्लाह पकड़ते रहेंगे। हाँ, हम तो अपने चौधरी साहब से गुजारिश करेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल हामिद साहब को बहाल कर दे, ताकि आपके यहाँ भी नैब बहाल हो जाए। चले 3 साल बाद, 4 साल बाद, आप 5 साल बाद केपी बदले, नया पाकिस्तान वहां बनाए। 90 दिन तो खत्म हो गया, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया। या तो फिर आप अपनी इलेक्शन की कैंपेन में आ रहे हैं, ये धरना तहरीक इंसाफ नहीं, ये तहरीक इंतखाब है। हम भी समझते हैं कि आप इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, आप अपनी कैंपेन और अपनी कंपनी की मुशर्रफी के लिए आ रहे हैं। आप अगर टीओआर के लिए आते और रूटी रकम के लिए आते तो सबसे पहले जहांगीर तरीन के पास जाते, सबसे पहले आप अलीम खान के पास जाते। इंतशार की तहरीक है या इंतकाम की तहरीर है, ये फिर किसके कहने पे चलाई जा रही है? ये देखिए, ये इनका एक एनुअल प्रोग्राम होता है, वरना ये जहांगीर तरीन के पास जाते, अलीम खान के पास जाते। अलीम खान के हवाले से लोगों ने बनीगाला में जाके धरना किया। आज केपीके की हुकूमत के खिलाफ लोग सड़कों पे हैं। आज उनके अस्पताल को देखें, हॉस्पिटल्स को देखिए, उनका बजट इस्तेमाल नहीं हुआ, 1 पॉइंट की एनर्जी के कोई उन्होंने मंसूबे नहीं लगाए। कहां खड़ी है केपी हुकूमत, नई हुकूमत? आज चलास में, सवात में लोग डूब रहे हैं, आप दुहाई दे रहे, कहां इमरान खान साहब आए? ओके, चलें, क्योंकि उनकी बात है, मैं ब्रीफली जवाब ले लूं एजाज चौधरी साहब से। जी एजाज चौधरी साहब, जो इन्होंने केपीके के हवाले से बात की है, क्योंकि अभी हम भी पहले यही बात कर रहे थे कि 1 साल रह गया है और आपने फिर अवाम में जाना है दोबारा, तो इस वक्त तो फिर इलेक्शन कैंपेन जो है उसका आगाज हमें नजर आना चाहिए था। अवाम में कैसे जाना है, क्या चीजें लेके जानी है, केपीके की हुकूमत के कारनामे बताने, तो वो फिर क्या लेके जाएंगे, जिस तरह निहाल हाशमी साहब भी कह रहे हैं। अच्छा, वैसे सादिया, ये जो पनामा पेपर्स में इंकशाफात हुआ है इनके डाकों और चोरियों का, वो क्या पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन ने किया है, किसी मीडिया हाउस ने किया है, किसी जर्नलिस्ट ने किया है? आप जहांगीर तरीन और अलीम खान के भी नाम है उस डाके की तरफ से, और ऑफशोर कंपनी इमरान खान के भी हैं। मेरे भाई हैं, बीच में मत बोलें, बीच में मत बोलें, बीच में मत बोलें, इतना महज़्ज़ब तो होना चाहिए। सर, इमरान खान साहब का नाम ले लें प्लीज। मैं ये कहता हूं, इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी। इमरान सुने, और मेरी सुन लो भाई, इमरान खान, अलीम खान, जहांगीर खान, आप सुनाए, आप इमरान खान के ऑफशोर कंपनी के नालायक हुकूमत हैं। आप बड़े नालायक हुकूमत वाले हैं कि आज तक उनका बाल भी बीका नहीं कर सके। अगर उनके अंदर कोई खराबी है ना, तो शर्म आनी चाहिए पूरी नून लीग की हुकूमत को कि आज तक उन्हें पकड़ नहीं सके। ये आपकी जिम्मेदारी है, हुक्मरान आप हैं, नैब आप कानून बना रहे हैं, ऑफशोर कंपनी के लिए हम कानून बना रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला। तो आप कहां हैं? में लेंगे इसलिए तो क्या किया अभी तक? कोई कानून में लेते हैं, आप रोने लगते हैं। आपको इतनी समझ में इस्लामाबाद में हमला करते हैं, पार्लियामेंट पे हम ग्रिप में लेते हैं, आप रोने लगते हैं कि जब एक दूसरे की बात करनी शुरू करते हैं, पार्लियामेंट का हमला तो आपने किया था, दुनिया पूरी को याद है कि सुप्रीम कोर्ट को हमला किया था। थोड़ा बहुत ख्याल करें, बात करने की हमारी बारी आपने बोलना शुरू कर दिया है। आपने पीटीवी पे हमला किया, आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने एसएसपी पे हमला किया, आपने आईजी को धमकी दी, आपने आईजी को धमकी दी, जजों को बात कर रही है, दोनों की लड़ाई केपीके में कैसे जाएंगे, दिल्ली के इंतकाम हो रही है, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को धमकी दी, आपने मीडिया को धमकी दी। अच्छा, मैं जनरल साहब से जवाब दे रही हूं, ख्याल नहीं आता। खुदा का खौफ करें, इजाजत चौधरी साहब, निहाल हाशमी साहब, जनरल साहब की बात करें, आपको खौफ करें। किस तरह आप दोनों, अगर आप म्यूजिकल प्रोग्राम बनाएंगे तो ठीक, हम भी आएंगे, बोल रहे हैं, मगर कौमी तराना होना चाहिए, मिल्ली तराना होना चाहिए, बेहुदा
नाच गाना नहीं चाहिए हमें। आप मिल्ली तराना और कौमी तराना अगर गाएंगे तो हम आपके पास आएंगे, हम भी सुनेंगे। अगर आपने बेहुदा नाच गाना किया धरने में तो वो फिर नाच गाने उनकी बात सुनिए। आप दोनों की आपको ये कह रही है कि आप चोर हैं, आप डकैत हैं, आप बैंक लूटने वाले हैं, आप यहाँ से। अरे भाई हम तो चले, आप गवैये हैं, आप डीजे हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप क्या कहें? आप मिल्ली नगमे गाएं, आप कौमी तराने बजाएं, ये आजादी का महीना है, ये शहीदों की कुर्बानियों का महीना है, सियासी ताल्लुक जो है उसमें महीना है। अल्लामा इकबाल जी जनरल साहब, अच्छा बात यह है कि जो केपीके था ये दहशतगर्दी में बिल्कुल तबाह हुआ सूबा था। सबसे ज़्यादा यहाँ हुई है, टेररिज्म हुआ है और फाटा करीब था। उसके बावजूद बहुत सारे जो रिव्यूज़ वगैरह हमने देखे हैं या बहुत सारे तबसरे सुने हैं, उसके तहत केपीके में चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। बावजूद इसके कि टीम वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, इनकी आपस में इख्तलाफात हैं चीफ मिनिस्टर के दूसरे लोगों के साथ। और अगर कल को कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर मिल जाए जो कि पूरे लोगों को एक टीम बना के साथ लेके चल सके तो शायद इससे बेहतर रिजल्ट हो। जो दावे वो हर सूरत पीटीआई करती रही वो सारे पूरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कंडीशंस कुछ बेहतर हैं। अब चीज़ ये है कि इस पे बड़ी हैरानी होती है कि जब हम चंद एक चीज़ों की गिनती करते हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक लोड शेडिंग उसी तरह है। नून लीग ने वोट लिए थे जब ये कहा था कि जी हम लोड शेडिंग 6 महीने में ख़त्म कर देंगे। फिर इन्होंने करप्शन का कहा था, जरदारी साहब का कहा जी हम पैसे निकालेंगे। और अब तो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2018 तक भी आपको लोड शेडिंग खत्म होने का इम्कान ये है कि पूरे इलेक्शन की बुनियाद गलत थी। यानी एक चीटिंग आपने की, आपने एक वादा किया, एक आपने ऐसी बात, एक ऐसा सबज बाग दिखाया कौम को जिस पे वो आपको वोट देने के लिए तैयार हो गए, और उसके बाद रिजल्ट क्या निकला? आपने कुछ नहीं दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आज जो तहरीक में जा रहे हैं, जो लोग जिन्होंने वावेला मचाना है, ये अवाम के दुख हैं जिनको लेके सामने आए और फिर उसके साथ करप्शन को कंबाइन करें। अच्छा, करप्शन करते जाना, आप अगर जब तक लोगों को इसके इफेक्ट ना समझाएं, आम आदमी को पता ही नहीं। ठीक है। आप ये देखिए कि आज इस बजट में 1354 अरब रुपया मुख्तस किया गया है डेट सर्विसिंग के लिए, और अगले साल आपको 2000 अरब से ज्यादा करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी रकम है। और डेट सर्विसिंग किसकी कर रहे हैं? $72 अरब आपका कर्जा है, और मियां साहब के बच्चों के और इनके सबके जो बाहर लेके गए हुए हैं वो $375 अरब बाहर पड़ा हुआ है, एसेट्स की शक्ल में या बैंकों की शक्ल। 72 अरब भी मुल्क में वापस आ जाए तो आप कर्जों से जान छूट जाती है। और अगर हर साल आपको 2000 अरब रुपये आप अपने तरक्याती कामों पर शुरू कर दें तो आप सोच लीजिए कि मुल्क कहां जाएगा। ये सारा लोगों के जहन में डालने वाली बात है कि देखो बजट तो उधर जा रहा है जहां हम मारे जा रहे हैं। जो बेसिक इश्यूज हैं, फिर हामिद रजा साहब अगर इन्हीं तमाम चीज़ों को आप गैदर करके देखें कि अवाम के इश्यूज का रोना कैंपेन में ज़रूर नज़र आएगा, हल निकाला जाएगा, हुकूमत में आते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तमाम लोग भूल जाते हैं। फिर जो प्रायोरिटी होनी चाहिए हुक्मरानों की, जिस तरह इन्होंने कहा कि पैसा बाहर है, एसेट्स बाहर पड़े में वही ले आएँ तो बड़ा फ़र्क पड़ जाए, जो मुल्क के गर्दिशी कर्जे जिस तरीके से चल रहे हैं, ये चीज़ें होती प्रैक्टिकली नज़र नहीं आ रही। उसी असना में फिर जी दौरानिया भी पूरा हो जाता है, टेन्योर भी पूरा हो गया, अगले इलेक्शन आ गए और फिर से वही बातें हमें कैंपेन में नज़र आने लग जाएंगी। देखें, सबसे पहले तो मैं आज बड़ा खुश था कि निहाल हाशमी साहब जो हैं वो बड़े ठंडे मूड में हैं। नॉर्मली वो मिजाज उनका गर्म ही होता है, लेकिन फाइनली वो एजाज चौधरी साहब, और ये मुस्लिम लीग नून की बदकिस्मती है कि इनका कोई भी आदमी तनकीद सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं होता खुले दिल से, और वो बदमज़गी का मामला हो गया। उन्होंने मैं सिर्फ 30 सेकंड्स में आपका जवाब कंप्लीट कर दूंगा। उन्होंने कहा इंडस्ट्री, हाशमी साहब कराची में बैठे हैं, मैं फैसलाबाद का रेजिडेंट हूँ, मैं वहाँ पे इंडस्ट्री ओनर भी हूँ, मुझे पता है इंडस्ट्री किस दौर में कब शिफ्ट हुई है, तो ये इंडस्ट्री इसी दौर के अंदर शिफ्ट हुई है मियाँ साहब के। उन्होंने कहा इंटरनेशनल एजेंडा, देखें हाशमी साहब को बाहर से अगर कोई बंदा आता है, मैं उसके एजेंडे पे नहीं हूँ। अगर तो सानिया मॉडल टाउन में 14 अफराद की शहादत को इंटरनेशनल एजेंडा था तो फिर हुकूमत का काम है उसे डिस्क्लोज करे, बताए ना कि कौन सा इंटरनेशनल एजेंडा था। आपने ऑर्डर दे के बंदे मरवाए और हम कहते हैं कि इंसाफ दें, तो आप कहते हैं ये इंटरनेशनल एजेंडा। ये कोई इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है, और मैं इस पर बिल्कुल क्लियर हूँ। आखिर में उन्होंने कहा कि जी हम हज करप्शन की बात करते हैं, अहमद सईद काज़मी उस बेचारे को, उनको तो नाक करदा गुनाहों की सज़ा मिली, FIA ने क्लियर किया, आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने क्लियर किया। वो तो एक मखसूस वजीर की ईमा के ऊपर और कुछ लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर हामिद सईद काज़मी साहब को सज़ा मिल गई, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सका कोई भी। और जिनके कहने पे या जिनकी वजह से, मैं आपको जो आप आखिरी बात में अर्ज कर रहा था वो ये था, देखें अगर ये अपना वतीरा तब्दील नहीं करेंगे, नहीं उतरेंगे, तो फिर एजिटेशन पहले पीसफुल होती है, उसके
बाद वो एजिटेशन जो है वो पीसफुल नहीं रहती, वो लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कि वहाँ मामला जा सकता है? जा सकता है, बहुत वहाँ पे शुक्रिया मामला। जनरल साहब आपका, हामिद रजा साहब का, एजाज चौधरी साहब का भी और निहाल हाशमी साहब का भी। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।